अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सलीम। लेक्चर्स बात करेंगे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था हमने न्यूरो ट्रांसमिशन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से उसे सुन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स या एड्रीनोसेप्टर्स क्या होते हैं, शुरू करते हैं। जैसे कि आपने प्रीवियस कुछ लेक्चर में डिस्कस किया और समझा, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, उन पे एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर आके बाइंड करता है और फिर बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और इस तरह की ड्रग्स, इस तरह के एजेंट जो उन कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे आके बाइंड करते थे और सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करवाते थे जो एसिटाइलकोलिन करवाता है, तो फिर आप उसको कहते थे कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। और जो इसका अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करवाते थे, इनहिबिट या ब्लॉक करते थे बाइंड होने के बाद, तो हम उन एजेंट्स को कहते थे कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। तो सेम रूल यहीं पे है, यहाँ पे भी वही अप्लाई होगा। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स हैं जिन पे एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन आके बाइंड करते हैं एंड बाइंड करने के बाद बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ऐसे रिसेप्टर्स जिन पे एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन आके बाइंड करें, बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करें, उन रिसेप्टर्स को हम एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स कहते हैं। और एड्रेनर्जिक न्यूरॉन क्या होते हैं? जैसे कि कोलिनर्जिक न्यूरॉन आपने पढ़े थे, ऐसे न्यूरॉन जो कि एसिटाइलकोलिन को सिंथेसाइज करवाते हैं, रिलीज करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे न्यूरॉन्स अगर हैं हमारे पास, वो नॉरएपिनेफ्रिन, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था न्यूरोट्रांसमिशन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, ऐसे न्यूरॉन जो कि नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करें, तो हम उन न्यूरॉन्स को एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स कह देते हैं। ठीक है, तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर वो जिन पे एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन आके बाइंड करते हैं, इसको दो फैमिली में डिवाइड कर दिया गया। एक को हमने कह दिया अल्फा और दूसरे को हमने कह दिया बीटा। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों एड्रीनोसेप्टर्स हैं या एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। जैसे कि कोलिनर्जिक में हमने डिवाइड किया था मस्करेनिक एंड निकोटिनिक में। फर्दर इनकी भी फैमिलीज हैं जिसको अभी मैं आगे डिस्क्राइब करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट क्या होते हैं? एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट वही इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे एड्रेनोसेप्टर पे बाइंड करके जो कि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन बाइंड करके प्रोड्यूस किया करते थे। क्योंकि एगोनिस्ट जो है वो सिमिलर इफेक्ट प्रोड्यूस करवाते हैं, तो ऐसी एजेंट, ऐसी ड्रग जो कि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे बाइंड करने के बाद उन्हें एक्टिवेट कर दें, बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करवा दें, उनको मजीद स्टिमुलेट कर दें, तो हम उनको कहते हैं सिम्पैथोमाइमेटिक, और ये बाइंड करते हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के साथ। वो एजेंट, वो ड्रग्स जो कि इन्हीं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे तो बाइंड करते हैं, बट बाइंड करने के बाद उन्हें इनहिबिट कर देंगे, उन्हें ब्लॉक कर देंगे, तो हम उनको कहते हैं सिम्पैथोलिटिक। अच्छा, अब यहाँ पे एक टर्म आप देख रहे होंगे, यहाँ पे भी सिम्पैथो लिखा है और यहाँ पे भी सिम्पैथो लिखा है। सिम्पैथो यहाँ क्यों लिखा है? क्योंकि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से बिलोंग कर रहा होता है। प्रीवियस लेक्चर में जो हम कवर कर चुके हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट को, तो उसमें हमने पैरासिम्पैथेटिक टर्म, हमने पैरासिम्पैथेटिक को हमने डिस्कस किया था ना। तो एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स क्या होते हैं बता चुकी हूँ, कि जो रिलीज करते हैं नॉरएपिनेफ्रिन को। जैसे कि यहाँ मैंने बताया कि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को दो फैमिलीज में डिवाइड कर दिया गया, एक को कह दिया अल्फा और दूसरे को कह दिया बीटा। तो अब यहाँ इन्हें कंपैरेटिवली हम डिस्कस करते हैं। क्यों हमने ये क्लासेस बनाई? बाइंडिंग को लेकर, एफिनिटी को लेकर। डिफरेंट मॉलिक्यूल इन रिसेप्टर से जब बाइंड करते हैं तो वो डिफरेंट एफिनिटीज शो करते हैं बाइंडिंग को लेकर ना। कोई स्ट्रॉन्ग एफिनिटी शो करता है, कोई मॉडरेट या मीडियम करता है, तो कोई लो करता है। तो इन एफिनिटीज को देखते हुए ये दो क्लासेस बना दी गई हैं, जिसे हम कहते हैं अल्फा रिसेप्टर एंड बीटा रिसेप्टर। आपके पास यहाँ पे एक डायग्राम है, ये जो डायग्राम है ये है अल्फा रिसेप्टर्स की, और ये वाली जो डायग्राम है ये बिलोंग करती है बीटा रिसेप्टर से। दोनों में फर्क क्या है यहाँ देखिएगा। आपके पास तीन मॉलिक्यूल है, एक है एपिनेफ्रिन और दूसरा है यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन, तीसरा है आइसोप्रोटीरिनोल। देखा ये गया कि जब ये एपिनेफ्रिन अल्फा रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, ये रहा एपिनेफ्रिन, सपोज कर लीजिए एपिनेफ्रिन यहाँ पे ये ड्रॉ किया हुआ है। जब ये एपिनेफ्रिन मॉलिक्यूल इस रिसेप्टर से बाइंड करेगा, तो हाई एफिनिटी के साथ ये बाइंड करता है, काफी स्ट्रांगली ये बाइंड करता है ना इसके साथ, और बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे जब हमने नॉरएपिनेफ्रिन को देखा, तो वो जरा इससे लो एफिनिटी शो कर रहा है, बाइंड तो कर रहा है बट एज कम्पेयर टू एपिनेफ्रिन जरा सा लो है। और फिर देखा आइसोप्रोटीरिनोल को, तो वो सबसे ज्यादा लो एफिनिटी यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो कंक्लूड ये किया कि अल्फा रिसेप्टर वो रिसेप्टर होते हैं जो एपिनेफ्रिन को लेकर बहुत ज्यादा हाई एफिनिटी शो करते हैं। जब एपिनेफ्रिन इनसे बाइंड करता है तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बाइंडिंग होती है ये वाली। यहाँ पे बीटा रिसेप्टर सेम वही रूल है, अगर आपको वो समझ में आ गया तो ये समझ में भी आ चुका होगा कि आइसोप्रोटीरिनोल जो है वो हाई एफिनिटी शो कर रहा है जब बीटा रिसेप्टर से बाइंड करेगा, और उससे लो एपिनेफ्रिन, एंड देन लास्ट में नॉरएपिनेफ्रिन है। ठीक है, जब ये एजेंट्स बाइंड करते हैं विद स्पेसिफिक रिसेप्टर,
किस चीज को एक्टिवेट करते हैं, जी कपल प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं। तो अब यहाँ पे कौन सी वो जी कपल प्रोटीन है जो एक्टिवेट हो जाती है अल्फा रिसेप्टर के साथ, जब ये एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन बाइंड करेंगे, कौन सी जी कपल प्रोटीन एक्टिवेट होगी, जी क्यू एंड जी आई। जी क्यू को कौन एक्टिवेट करता है, अल्फा 1, और जी आई को कौन एक्टिवेट करता है, अल्फा 2। कहना क्या चाह रही हूँ, ये कहना चाह रही हूँ, लेट सपोज आपके पास अल्फा रिसेप्टर है अल्फा 1, और वहां पे एपिनेफ्रिन आके बाइंड करिए। तो जैसे ही एपिनेफ्रिन आके इस रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो जी कपल प्रोटीन जो एक्टिवेट होगी, बहुत सारी जी कपल प्रोटीन होती है जिसमें से जी क्यू एक्टिवेट होगी, और अगर वो अल्फा 2 रिसेप्टर है तो अब जो एक्टिवेट होगी वो जी आई होगी। और इसी तरीके से यहाँ पे बीटा रिसेप्टर के केस में जी एस प्रोटीन एक्टिवेट होगी। ये अल्फा 1 और अल्फा 2 क्या है, दीज आर द सब डिविजन्स ऑफ दीज रिसेप्टर्स। अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर जो है फर्दर सब डिवाइड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है अल्फा 1 अल्फा 2, ये फर्दर अल्फा रिसेप्टर की सब डिवीजन है जो कि मजीद डिवाइड हो जाएंगे, अल्फा 1A अल्फा 1B अल्फा 1C अल्फा 1D। सेम यही रूल अल्फा 2 को लेकर है, 2A 2B 2C 2D। यहाँ पे जो बीटा रिसेप्टर्स हैं ये भी डिवाइड हो जाते हैं इनटू बीटा 1 बीटा 2 एंड बीटा 3। आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करेंगे अल्फा रिसेप्टर की और उसके बाद बात करेंगे बीटा रिसेप्टर की। अब ये अल्फा 1 रिसेप्टर, पहले अल्फा 1 रिसेप्टर की जो हम बात कर रहे हैं उसकी दो फैमिलीज की बात कर लेते हैं, अल्फा 1 और अल्फा 2। ये जो अल्फा 1 रिसेप्टर है कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, देखिए अगर ये जिस जगह पे भी, जिस टारगेट ऑर्गन पे या जिस इफेक्टर ऑर्गन पे मौजूद होंगे, अगर इनसे आके स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करता है तो बाइंड करते ही ये रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, और एक्टिवेट होकर क्या करना होगा, इन्हें बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना होगा। तो ऑन एक्टिवेशन ये क्या क्या रिस्पॉन्स शो करेंगे, इन केस अगर ये वेजल्स में मौजूद है अल्फा 1 रिसेप्टर जो कि मौजूद होते हैं, वहां पे जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो ऑन एक्टिवेशन ये वेजो कॉन्स्ट्रक्शन करवाते हैं, जैसे एज यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम वेजो कॉन्स्ट्रक्शन हो गई जो कि अल्टीमेटली इंक्रीज करेंगे किसको, ब्लड प्रेशर को। और क्या करते हैं ये, यहाँ पे प्यूपल में अल्फा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट होने के बाद डायलेशन ऑफ प्यूपल करवा रहा है, इंक्रीज करता है एक्टिवेट होने के बाद यूरिनरी स्फिंक्टर और रिलैक्सेशन को, यूरिनरी रिटेंशन जिससे प्रमोट होती है। और लिवर में अल्फा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट होने के बाद ग्लाइकोजिनोलिसिस करवाते हैं। किडनी में अल्फा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट होने के बाद इनहिबिट करते हैं रेनिन की रिलीज को। रेनिन ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेशन, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में रोल प्ले कर रहा होता है। अगर हम थोड़ा सा फोकस करें यहाँ पे देखें, जैसे कि मैंने यहाँ आपको समझाया था कि बात हो रही है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यहाँ पे डायग्राम इसको सपोज कर लीजिएगा, ये ब्रेन है और ये आपके पास स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा ये मुझसे गलत ड्रॉ हो गया, दिस इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मैंने बताया था नर्व सेल जो है वो इमर्जेस आउट होते हैं, ये जो है वो प्री गैंग्लियोनिक नर्व है, और यहाँ पे रिसेप्टर, और ये पोस्ट, ठीक है, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व सेल है। जो पहले वाला है जिसको प्री कह रही हूँ वो कोलिनर्जिक न्यूरॉन है, क्यों, क्योंकि वो एसिटाइलकोलिन को बनाता है और रिलीज करता है। तो डेफिनेटली इसने क्या रिलीज किया, यहाँ पे एसिटाइलकोलिन को रिलीज किया। एसिटाइलकोलिन किससे बाइंड करता है, निकोटिनिक मस्करेनिक रिसेप्टर से। तो यहाँ पे कौन से रिसेप्टर होंगे, ये पोस्ट गैंग्लियोनिक पे कौन है, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व सेल पे जो यहाँ पे रिसेप्टर है वो है निकोटिनिक रिसेप्टर, तभी एसिटाइलकोलिन यहाँ निकोटिनिक रिसेप्टर से बाइंड करके इसको एक्टिवेट कर देगा। अब ये वाला जो न्यूरॉन है ये कौन सा है, ये एड्रेनर्जिक न्यूरॉन है, तो ये क्या रिलीज करेगा, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। इसने क्या करना है, इसने वही अपने स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर को जब ये रिलीज कर देगा तो वो स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर जो भी टारगेट ऑर्गन है या जो भी इफेक्टर ऑर्गन है, अगर वहां पे एड्रीनर्जिक रिसेप्टर मौजूद है, मींस अगर वहां अल्फा और बीटा रिसेप्टर मौजूद है, तो ये नॉर एपिनेफ्रिन क्या करेगा, अब इन स्पेसिफिक रिसेप्टर से यानी एड्रीनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड करेगा, और बाइंड करके वो ऑर्गन क्या करेगा, ये जैसे ही रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे इस न्यूरोट्रांसमीटर की बाइंडिंग से, तो वो स्पेसिफिक ऑर्गन अपना काम शुरू कर देगा, ठीक है। जो भी ये इफेक्ट प्रोड्यूस करवाएंगे वो इफेक्ट प्रोड्यूस कर देगा। कैसे, यहाँ पे अब देखिएगा ये सारी बातें हमने की थी सिंपैथेटिक की ना, तो पैरासिम्पैथेटिक में तो यही पढ़ा था ना कि दोनों के दोनों प्री एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व सेल जो है वो क्या करते हैं, वो कोलिनर्जिक होते हैं और वो एसिटाइलकोलिन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे उनकी बात ही नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है सिंपैथेटिक की। तो यहाँ पे जो जितना भी काम है ये सब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में होता था, अगर आपको याद हो, वेजो कॉन्स्ट्रक्शन होना, ब्लड प्रेशर का इंक्रीज हो जाना, माइट्राइसिस हो जाना, इंक्रीज यूरिनरी स्फिंक्टर एंड रिलैक्सेशन हो जाना, ग्लाइकोजिनोलिसिस हो जाना, इनहिबिशन ऑफ रेनिन हो जाना, ये सब किस में होता था, ये सब होता था अल्फा
वन वो सिंपैथेटिक में, और ये सब किसके एक्टिवेट होने से होता है, अल्फा वन रिसेप्टर के एक्टिवेट होने से होता है। बात करते हैं अल्फा टू रिसेप्टर की। इन केस अल्फा टू रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाए तो फिर वो क्या करेगा। सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा अल्फा टू रिसेप्टर होता क्या है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में न्यूरोट्रांसमिशन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन समझाया। मैंने बताया था कि जो वेसिकल्स होती हैं कंटेन करती हैं नॉरएपिनेफ्रिन को, और जब नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो जाता है तो फिर ये नॉरएपिनेफ्रिन ना सिर्फ पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर से बाइंड करता है बट ऑल्सो ये प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर से भी बाइंड करता है। तो सवाल ये यहाँ कौन से रिसेप्टर है, जवाब ये यहाँ डेफिनेटली एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होगा। सवाल ये कौन सा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है, जवाब ये यहाँ पे अल्फा टू रिसेप्टर है। जैसे ही ये नॉरएपिनेफ्रिन इस अल्फा टू रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा और वो एक्टिवेट हो जाएगा, और फिर क्या होगा, इनिबिशन कर दी जाएगी किसके रिलीज की, नॉरएपिनेफ्रिन की। ना सिर्फ नॉरएपिनेफ्रिन बट ऑल्सो एसिटाइलकोलिन। ठीक है, यही अल्फा टू रिसेप्टर मौजूद होता है पैंक्रियास में, और जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो फिर ये इंसुलिन की रिलीज को इनहिबिट कर देता है। बात करते हैं बीटा वन रिसेप्टर की, बीटा वन, बीटा टू और बीटा थ्री रिसेप्टर की। ये बीटा रिसेप्टर ये भी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर की सेकंड टाइप थी। ये किसको एक्टिवेट करते हैं, कौन सी जी कपल प्रोटीन को, जीएस को एक्टिवेट करते हैं। कहाँ कहाँ पे होते हैं, किडनी में होते हैं, हार्ट में होते हैं, पैंक्रियास में होते हैं, यूटेरिन स्मूथ मसल्स, लिवर, और इसके अलावा अदर वेसल्स वगैरह में भी होते हैं, और एडिपोज टिश्यू में भी होते हैं। इनकी डिफरेंट टाइप्स वहाँ पे होती है ना, बीटा वन, बीटा टू एंड बीटा बीटा थ्री, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। बीटा वन जो है वो नॉर्मली प्रेजेंट है हार्ट में, और अगर ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो क्या करते हैं, टैकीकार्डिया और अल्टीमेटली हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। मजीद क्या करते हैं बीटा वन एक्टिवेट होने के बाद, इंक्रीज करते हैं मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को। मजीद किडनी में अगर है तो इंक्रीज कर देंगे। बीटा वन जब एक्टिवेट होगा तो ये रिलीज कर देगा किसको, रेनिन के रिलीज को। बीटा टू अगर एक्टिवेट हो गया तो ये वेजो डायलेशन करता है। देखिए अल्फा वन वेजो कंस्ट्रक्शन करवा रहा था, बीटा टू वेजो डायलेशन करवा रहा है एक्टिवेट होने पे। लंग्स में बीटा टू मौजूद होते हैं और एक्टिवेट होने के बाद क्या करते हैं, ब्रोंको डायलेशन करवाते हैं। फिर लिवर में क्या कर रहे होते हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस करवा रहे होते हैं, ग्लूकागन के रिलीज को इंक्रीज करवा रहे होते हैं पैंक्रियास में। एक्टिवेट होने के बाद बीटा टू सेल रिलैक्स करते हैं यूटेरिन मसल्स और स्मूथ मसल्स, इनको रिलैक्स करवा रहे होते हैं बीटा टू यहाँ पे एक्टिवेट होने के बाद। बीटा थ्री और कहाँ होते हैं, ये तो बीटा टू की बात हो रही थी ना, बीटा थ्री ये कहाँ होते हैं, ये होते हैं एडिपोज टिश्यू में। जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो लाइपोलिसिस का प्रोसेस करवाते हैं। लाइपोलिसिस क्या होता है, लिपिड की ब्रेकडाउन। लिपिड जो है, फैट जो है नॉर्मली स्टोर हो रहा होता है एडिपोज टिश्यू में, और वहां पे होते हैं बीटा थ्री रिसेप्टर्स, और अगर ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएं तो फिर ये लाइपोलिसिस करवाते हैं। सब डिविजन्स की बात करते हैं। मैंने कहा था एड्रेनर्जिक रिसेप्टर दो, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो है वो दो फैमिलीज में डिवाइड हो गए, अल्फा एंड बीटा। फिर मैंने कहा था कि ये जो अल्फा है और बीटा है फर्दर सब फैमिलीज इनकी होती हैं, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं बीटा वन, बीटा टू, बीटा थ्री। और जो अल्फा है उसमें हमने अल्फा वन और अल्फा टू को जर्नली यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे अब मैं अल्फा वन और अल्फा टू की फर्दर सब डिविजन्स को डिस्कस करना चाहूंगी। ये जो अल्फा वन है फर्दर ये डिवाइड होता है, इनकी मजीद और फैमिलीज होती हैं, सेम यही अल्फा टू की बात हो रही है। तो अल्फा वन जो है फर्दर डिवाइड होता है, अल्फा वन ए, वन बी, अल्फा वन सी, अल्फा वन डी, सेम यही रूल, अल्फा टू ए, टू बी, अल्फा टू सी एंड अल्फा टू डी। ये जो फर्दर इनकी सब डिविजन्स की गई है, इतनी ज्यादा जो इनकी क्लासिफिकेशन को एक्सटेंड किया गया है, क्यों किया गया है, क्यों जरूरी था। इनकी ये एक स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें जो सिलेक्टिविटी होती है ना कुछ ड्रग्स को लेके, अगर हमें उसको समझना है तो इसी वजह से इसकी क्लासिफिकेशन को एक्सटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूं, हमारे पास एक एंटागोनिस्ट है, दैट इज टेमासुलोसिन। ठीक है, ये बाइंड करता है किसके साथ, यूज किया जाता है, पहले तो बताऊं कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लाजिया के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और ये बाइंड करता है स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ। कौन से रिसेप्टर होते हैं, अल्फा वन है। अब ये एज एंटागोनिस्ट है और उसी रिसेप्टर के साथ जाके अल्फा वन ए के साथ बाइंड करेगा, लेकिन ये हरगिज हरगिज वो रिजल्ट अल्फा वन बी या वन सी के साथ नहीं देगा जो अल्फा वन ए के साथ दे रहा है। ठीक है, काफी स्पेसिफिक होता है, हालांकि है सब अल्फा रिसेप्टर, पर जो काम ये अल्फा वन ए को लेकर कर रहा है ये वन बी, वन सी, वन डी को लेकर नहीं करेगा। ठीक है,
इन चीजों को समझने के लिए फर्दर हमने इनकी सब डिवीजन की। डिसेंसिटाइजेशन ऑफ रिसेप्टर्स क्या होता है, इसको मैं यहाँ पे शॉर्ट करके समझाना चाहूंगी टाइम की कमी की वजह से। डिसेंसिटाइजेशन एक टर्म होती है कंटिन्यूअसली अगर एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन का एक्सपोजर हो विद स्पेसिफिक एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, तो कंटिन्यूअसली या प्रोलॉन्ग एक्सपोजर की वजह से वो रिसेप्टर रिस्पॉन्स करना छोड़ देते हैं, रिस्पॉन्स शो करना छोड़ देते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसेंसिटाइजेशन। इस मैकेनिज्म को यानी डिसेंसिटाइजेशन को समझने के लिए ये 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब